Good morning, students. I welcome you all to 13th of October morning class. It's a 10 a.m. class. आपको पता है इस क्लास में हम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं. काफी दिनों बाद हो रही है तो बहुत स्पेशल है हमारे लिए. इट्स पेपर 4 का आज हम डिस्कस करने वाले हैं. और आपको पता है ये आपका भी फेवरेट है, हमारा भी. हम बहुत अच्छे से केस स्टडी आज आपके लिए लेके आए हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. बट उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोज हु आर न्यू. और मेरे और भी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको भी फॉलो कर लीजिए. So चलिए स्टार्ट करते हैं. Case study would be like climate change is one of the biggest challenges which humankind is facing right now. While several mitigations and adaptation methods have been researched, scientists have high hopes from geoengineering that include carbon dioxide removal and reflecting sunlight back into the space. देखो जी, हमारे पास बहुत ही बड़ा मुद्दा है. हमारा जीएस पेपर 3 हो जाए, चाहे 4 हो जाए, हर एक तरह का ऐसे भी हो जाए. क्लाइमेट चेंज बहुत ही बड़ा हाइपर एक टॉपिक है. हमेशा इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं. तो इस पे केस स्टडी है. अगर हमें पता है इस टेक्नोलॉजी के बारे में तो हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं. सो इसमें पूछा गया है कि जैसे क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो साइंटिस्ट ने रिसर्च करके एक नया तरीका खोज निकाला है, जियो इंजीनियरिंग कहते हैं जिसको, जिससे अगर जो एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कम किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, राइट. और जो सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है वापस स्पेस में, ताकि हमारे यहाँ पे जो यूवी रेज है उनका इफेक्ट कम हो सके. सो द एल्डर्स एंड इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ ग्लोबल लीडर्स फाउंडेड बाय नेल्सन मंडेला इज pursuing a framework for working of geoengineering at the international level. However, several ethical issues have been identified with geoengineering, which include the following. देखो, जियो इंजीनियरिंग नो डाउट अच्छा मेथड होगा, हम देखेंगे इसके बारे में, बट इसके साथ साथ कुछ एथिकल इश्यूज भी जुड़े हुए हैं. क्या ये उनको भी टैकल करता है? अब वो इश्यूज कौन कौन से, चलिए देखते हैं. First is it would be morally unacceptable to use geoengineering in any form as a replacement for cutting greenhouse gas emission. To do so would impose unacceptably a large risk and cost on vulnerable people and future generation. कहने का मतलब है, अगर हम आज जियो इंजीनियरिंग में इतना ज्यादा पैसा खर्च कर देंगे, राइट, तो हमारा फ्यूचर जनरेशन के पास पैसा नहीं बचेगा. और आज से जो हम कॉस्ट कटिंग फिर शुरू हो जाएगा ना, कि हम जो डेवलपमेंट के और जो एरिया है वहां पे हम कॉस्ट कटिंग करके जियो इंजीनियरिंग में लगा रहे हैं, राइट. सो क्या ये एथिकली करेक्ट होगा? नेक्स्ट इज whether the positive and negative impacts of any geoengineering could be fairly distributed. क्या इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है जो जियो इंजीनियरिंग के, क्या वो सही तरीके से उनका यूज किया जा रहा है? मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सही तरीके से हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अमीर लोगों को ही फायदा होगा इसका, गरीब लोगों को फायदा नहीं होगा, राइट. ऐसे मतलब हमें देखना पड़ेगा. हाउ शुड डिसीजंस ऑफ जियो इंजीनियरिंग बी मेड. हाँ, कौन बनाएगा इनके डिसीजन कौन लेगा? इस पे कौन सी एजेंसी होगी जो डिसीजन लेगा? इशू ऑफ प्रोसीजरल जस्टिस. In this context, critically analyze the issues identified by the ethicist. मतलब अब ये सब हमको जी इतने केस दे दिए, उसमें आपको क्वेश्चन भी पूछ लिया, आपको इनके अकॉर्डिंग बताना है क्रिटिकली एनालाइज करके कि ये केस स्टडी कहाँ जाएगा, कैसे ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, राइट. चलिए देखते हैं. नेक्स्ट इज approach would be like highlight some geoengineering measures, highlight pros and cons with respect to risk and cost of to vulnerable and future generation. तो ये हमें देखना है. Highlight how distributive justice can be subverted or ensured. तो ये हमें बताना है. Highlight how procedural justice could be subverted or ensured. यही 2 बार लाइन रिपीट हो गया है. सो हमें बताना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हमारा इक्वल होगा या नहीं. अमीर, रिच और पुअर, जो रिच और पुअर का जो गैप है, क्या वो फुलफिल करेगी जियो इंजीनियरिंग या और बढ़ाएगी गैप को, राइट. सो देखते हैं. लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. सेवरल geoengineering methods have been proposed to combat climate change like. so हमारा बहुत सारे जो जियो इंजीनियरिंग जो तरीके हैं उसमें क्या क्या तरीके शामिल है. एक तो सरफेस बेस्ड ग्रोइंग ऑफ हाई एल्बिडो क्रॉप्स यूजिंग इंसुलेटिंग ब्लैंकेट और आर्टिफिशियल स्नो. देखो, आर्टिफिशियल स्नो बनाई जाएगी, ऐसी तरह की क्रॉप्स बनाई जाएगी जो उस जगह के लिए है ही नहीं, राइट. सो ये सरफेस बेस्ड जियो इंजीनियरिंग हो गया. एटमॉस्फेयर बेस्ड में क्या होगा? मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, रिफ्लेक्टिव एरोसोल्स. सो आपके जो क्लाउड ब्राइटनिंग एक टेक्नोलॉजी होगी जिससे आपके जो क्लाउड्स है, आपको जहां जरूरत है वहां पे आप बारिश करा सकते हैं. स्पेस बेस्ड होगा. इसमें क्या होगा? स्पेस मिरर्स लगाए जाएंगे जी स्पेस में, जिससे वो धरती का जितना भी गर्मी है ना वो वहां रिफ्लेक्ट कर देंगे स्पेस में
और हम पर ज्यादा गर्मी नहीं आएगी, मतलब ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा। अदर मेथड्स सच एज कार्बन कैप्चर्स, ओशन फर्टिलाइजेशन, मतलब कार्बन हम कैप्चर कर लेंगे एटमॉस्फेयर से, CO2 हम ले लेंगे, कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ सिलेंडर्स या कुछ ऐसी टेक्निक्स लगाई जाएगी ओशंस में, जिससे हम एटमॉस्फेयर का जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकाल ले, वो सब कर लेगा वहां से, राइट। और फिर क्या करेगा, वो जो एयर है आसपास की उसको क्लीन हो जाएगा। ऑफ कोर्स अगर CO2 बढ़ रहा है तो CO2 कम होगा तो हमारा एयर अच्छा हो जाएगा, और ग्लोबल वार्मिंग में ये इम्पैक्ट करेगा। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं बॉडी पार्ट में। आप इस क्वेश्चन को जरूर लिखिए, केस स्टडी जो स्टूडेंट रेगुलर लिखते हैं प्लीज इसको लिखिए। कई दिनों बाद हो रहा है तो बहुत स्पेशल है, और मैं इसे पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का पूरा कोशिश करूंगी, राइट। सो आर्गुमेंट फॉर रिस्क एंड कॉस्ट इम्पोज्ड ऑन वल्नरेबल एंड फ्यूचर जनरेशंस। सो आपके जो रिस्क है और जो कॉस्ट इसमें लग रही है वो क्या फ्यूचर जनरेशंस के लिए सही है? क्या हम उसमें आज इतना ज्यादा पैसा तो नहीं लगा रहे कि मतलब फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ बचेगा ही नहीं? तो हम क्या करेंगे ऐसी ग्लोबल वार्मिंग और ऐसे अच्छे एनवायरनमेंट का जहां इकोनॉमिकली हम बहुत ज्यादा वीक हो जाएं, राइट। एक तरह से ऐसे हम सोचते हैं। Such measures only seek to further change the climate for human comfort and do not address the underlying fundamental causes of greenhouse gas emission. This would only push the problem into the future. कहने का मतलब है कि आज मान लो अगर हम इसमें लगा देते हैं, कॉस्ट कटिंग कर देते हैं, जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोज पानी पे पैसा लग रहा था, आपको रोड बनाने पे पैसा लग रहा था, वो कॉस्ट कटिंग करके हम डायरेक्ट जियो इंजीनियरिंग पे पैसा लगाते हैं, राइट। तो क्या होगा कि आज मान लो सपोज उनमें उसमें हमने लगा दिया, बट ऐसा तो नहीं कहीं कि फ्यूचर में हम बहुत पीछे हो जाएं और फ्यूचर में आने वाली जनरेशंस के लिए प्रॉब्लम हो जाए कि हमारे दादा लोग सिर्फ जियो इंजीनियरिंग करके गए, हमें तो पता नहीं क्या होता है वो, और कुछ फायदा भी नहीं मिल रहा है, अंबानी जैसे लोग फायदा ले रहे हैं, हमें तो कुछ फायदा ही नहीं होता है, राइट। सो उसका क्या होगा, हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो क्या हम उसको आने वाली जनरेशन पे बर्डन तो नहीं डाल रहे हैं ये, राइट। सो एक तरह से हम ऐसे सोचेंगे। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट्स लाइक solar mirrors in space would require larger financial resources and highly skilled manpower, of course। अब ऐसा तो नहीं कि स्पेस में आप जाएंगे, हमारे बलिराम चलते चलते जी खेत में काम कर रहे थे, चलते चलते चलो आज स्पेस में चल जाते हैं और वहां पे जाके मिरर चेक करके आते हैं सही से लगा हुआ है नहीं, ऐसे तो नहीं होता है, राइट। और ना ही हम साइकिल से जा सकते हैं, तो साइकिल तो जी हमारा फेल हो गया आइडिया। तो अब इसके लिए चाहिए हमें स्किल्ड मैन पावर। स्किल्ड भी कैसा, जैसे हमारा मिशन गगनयान है, गगनयान पता है ना 2022, और हमारा भगवा उसका ड्रेस याद है ना, राइट। तो उसमें ऐसे हमें मैन पावर चाहिए कि हम सिर्फ 3 लोगों को भेजने के लिए, जब हमारे हजारों हजारों करोड़ों रुपए लग रहे हैं स्पेस में भेजने के लिए, तो सोचिए अगर हम स्पेस मिररिंग करने लगे, स्पेस में कोई मिरर लगा दिया रिफ्लेक्ट करने के लिए, हमारे जो सन की रेज है, सपोज ये सन है हमारी, उसकी जो रेज है एकदम सीधी आ रही है जी धरती पर, तो हमने यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे एक मिरर लगा दी, मतलब बहुत सारे, एक तो इतना बड़ा नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो जो सन की जो रेज इस पे आएंगी अर्थ पे, वो पहले ही इसको मोड़ के इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब वापस स्पेस में छोड़ देगा, जाइए आपका जी लो अपनी जिंदगी, जो भी आपको करना है हमारे यहाँ मत आओ, ठीक है। सो प्रोजेक्ट्स लाइक सोलर मिरर्स इन स्पेस, थोड़ा सा इसको खत्म कर देते हैं, राइट। सो हमारा जो प्रोजेक्ट्स हैं जो सोलर मिरर जैसे, ये फाइनेंशियली बहुत ज्यादा पैसा चाहिए और मैन पावर चाहिए। दिस वुड डाइवर्ट फाइनाइट रिसोर्सेज फ्रॉम टैकलिंग करंट चैलेंजेस लाइक पॉवर्टी, बेसिक राइट्स एंड नेसेसिटीज एज मेंशन इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ये तो जी हमारे प्रखर को बहुत अच्छे से पता है कि एसडीजी हमारे कौन कौन से 17 गोल हैं जी, अच्छे से याद कर लेना। मेंस अगर राइटिंग करनी तो एसडीजी तो पक्का होना चाहिए। इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ सर्वाइवल फॉर वल्नरेबल्स, अगर हम आज इतना पैसा लगाते हैं और अपना रिसोर्सेज इधर को मोड़ देते हैं तो क्या होगा, हमारी जो बेसिक जो चीजें जहाँ पे पैसा आज भी जरूरत है और आज भी हमारा सोसाइटी स्ट्रगल कर रहा है इसके साथ, क्या है वो पॉवर्टी हो गया, बेसिक राइट्स हो गया, तो उनसे कहीं ना कहीं हम अपनी जो डेवलपमेंट है वो मोड़ देंगे, राइट, वो अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट, such measures don't have proven results. There could be an equal chance of backfiring results, resulting in a more complex and deteriorated environment in future. कहने का मतलब है जियो इंजीनियरिंग कर तो लेंगे,
एकदम पूरा फूल के मतलब पूरा जोश के साथ हम स्टार्ट तो कर देंगे, बट इसका हमें रिजल्ट भी नहीं पता कि क्या इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा। आधी दौलत दुनिया की यहाँ लगा देंगे तो जरूरी थोड़ी है कि कल को अच्छा ही इम्पैक्ट करे, नेगेटिव भी हो सकता है। आर्गुमेंट फॉर गोइंग फॉरवर्ड विद सच मेजर्स विदाउट रिस्किंग वल्नरेबल एंड फ्यूचर। तो अब हम इसका आर्गुमेंट देंगे कि हम इसके साथ कैसे हमें ये टेक्नोलॉजी अपनानी है, राइट, जो इंजीनियरिंग हम करेंगे विदाउट रिस्किंग वल्नरेबल, जो गरीब लोग हैं उनको और ज्यादा परेशान किए बिना या उनकी जो कॉस्ट कटिंग है किए बिना उनको भी फायदा मिलेगा और जियो इंजीनियरिंग भी हम कर सकते हैं। वो कैसे होगा, अब देखिए, चलिए, सच मेजर्स कैन ब्रिंग रिजल्ट्स इन अ शॉर्ट टाइम, राइट। ये जो मेजर्स हैं ये बहुत ही थोड़े टाइम में अपना रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देंगे। दिस वुड अलाउ नेशंस टू फुलफिल द गोल ऑफ टैकलिंग क्लाइमेट चेंज एंड फोकस ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, राइट। तो ये जो है, जो हम जियो इंजीनियरिंग करने वाले हैं, तरह तरह के काम हम अकड़म बकड़म करने वाले हैं स्पेस में और अपनी धरती पे, तो ये जो काम है ये बहुत जल्दी हमको रिजल्ट दे देंगे, इसलिए हमें इस पे पैसा लगाना चाहिए। ये हम एक आर्गुमेंट दे रहे हैं, राइट। और ये क्लाइमेट चेंज से लड़ेगा तो हम कल को हमारे लिए एनवायरमेंट भी अच्छा होगा, और ये और प्रॉब्लम्स की जो प्रॉब्लम बढ़ रही है एनवायरमेंट की वजह से, तो उसको भी कम करेगा, राइट। So it is not necessary to go for big projects like solar radiation mirroring. Measures like ocean fertilization, carbon capture via afforestation, carbon sequestration will tackle climate change, create new economic opportunities, provide for more resources and sustainable lifestyle solutions. Right? देखो जी, कहने का मतलब है कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाइक सोलर रेडिएशन, उसमें तो लग जाएगा जी हजारों हजारों करोड़ों रुपए, ठीक है। हम उसको कैंसिल करके हम जो छोटी चीजें हैं ना, अपने ओशन में कुछ कर लिया, अपने ओशन में सिलेंडर लगा दिया, वहां से हमें CO2 हम वहां उसमें जो आसपास का है वो CO2 लेके और वहां को फ्रेश कर दिया। तो इस तरह के जो छोटे छोटे मेजर्स हैं हम वो कर सकते हैं। पेड़ लगा दिए ढेर सारे एक साथ, हमने एरियल सीडिंग कर दिया। एरियल सीडिंग पढ़ रहे हैं ना कई दिनों से, एरियल सीडिंग मतलब ऊपर से ही हमने पेड़ फेंक दिए और नीचे लग गए वो, ठीक है। सो इस तरह की जियो इंजीनियरिंग में हम ये टेक्नोलॉजी है जो अपनी, वो छोटे कामों में यूज करके तब इनका रिजल्ट देखें और फिर हम बड़े कामों की तरफ जाएं, ना कि हम सीधा ही सोलर मिरर लगाने चले जाएं, शीशे हम बाहर अपने ब्रह्मांड में, राइट, क्या बोलते हैं उसको। सो there would be certain positive and negative effects due to adaptation of such measures, as had been the case of economic led development process and resultant fossil fuel burning. It's important how such impacts would be distributed among nations and social groups. देखो जी, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हम ये जियो इंजीनियरिंग कर लेंगे तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। जब हमारा जो इकोनॉमिक लेड डेवलपमेंट है, हमारी इकोनॉमी को अगर इम्पैक्ट करेगा तो ऑफकोर्स अगर पॉजिटिव होंगे तो अच्छा करेगा, फायदा होगा, नेगेटिव होगा तो जो वल्नरेबल सेक्शन उनको प्रॉब्लम होगा ज्यादा से ज्यादा। जैसे अभी कोरोना का एग्जांपल ले लीजिए, उसमें क्या हुआ, जो हमारे वल्नरेबल सेक्शन है उनको ज्यादा प्रॉब्लम हुई इस चीज से, राइट। आपको पता है कि वल्नरेबल सेक्शन के पास ही उनके रिसोर्सेज खत्म हो गए और उन्हीं को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो ऐसे ही होगा, जब भी कोई चेंजेस होता है तो सबसे ज्यादा जो गरीब लोग होते हैं उनको पहले प्रॉब्लम होती है। सो हमें कैसे ये नेशंस के बीच में और सोशल ग्रुप में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए वो भी हमें डिस्कस करना होगा। So case of no fair distribution of the impacts, right? So अगर हम ये देखते हैं कि इसका fair distribution नहीं हो रहा, अमीरों के पास ज्यादा हो रहा है फायदा और गरीबों को बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा, तो वो भी नुकसान है। अब उसको बारे में देख लेते हैं। As rich classes and nations would have capabilities to absorb negative impacts while monetizing positive ones, the other sections would always get adversely affected due to their inability and vulnerability to face negative consequences as such in the case of current climate mitigation process. कहने का मतलब है, अगर आप सपोज हम इसका यूज कर लेते हैं जियो इंजीनियरिंग का, और ये क्या हुआ कि सिर्फ रिच को ही फायदा कर रहा है, सिर्फ अंबानी के घर पे ही पोल्यूशन नहीं आएगा, बाकी पूरी दुनिया में पोल्यूशन जाएगा, तो जी ये क्या फायदा हुआ। अब जैसे ये तो वही वाली बात हो गई कि हम अपना कॉस्ट कटिंग भी करें, वो बुलेट ट्रेन वाला 2 साल पहले हमारे 3 साल पहले जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आइडिया था जो उनका कुछ भी बोलने का इनका जो तरीका है कि हम बुलेट ट्रेन लेके आएंगे इंडिया में, राइट। तो इंडिया में हम बुलेट ट्रेन लेके आएंगे जी, और वो बुलेट ट्रेन इतनी तेजी से चलेगी कि वो पता नहीं क्या करेगी, क्योंकि उतनी ही कॉस्ट में आप बाय एयर भी तो जा सकते हैं, आप बाय एयर भी उस जगह से अहमदाबाद से मुंबई जा सकते हैं। तो हमें जरूरत क्या है, हमें एक बुलेट ट्रेन की, राइट। तो ये एक तरह से कुछ फनी आर्ग्यूमेंट्स और रीजनेबल भी है, राइट। हमें वो जो पुअर है उनका तो फिर कॉस्ट कटिंग हो जाएगा ना, जहां हम स्कूल बना रहे थे, जहां हम रोड बना रहे थे, जहां हम हॉस्पिटल बना रहे थे, उसका कॉस्ट कटिंग करके हमने बुलेट ट्रेन में लगा दिया पैसा, अब वो किस काम का, राइट।
वो काम ही नहीं, लोग यूज ही नहीं करेंगे बुलेट ट्रेन को। चलिए नेक्स्ट हो गया केस ऑफ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा जी? अब हम मान लो अगर हमारा हवा साफ हो गया तो इधर का हवा जहाँ पे रिच लोग रहते हैं वहीं का हवा साफ हुआ, पुअर लोगों का हवा साफ ही नहीं हुआ, तो फिर क्या फायदा जी उसका? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गांधीवादी हमारे जितने भी जो सिद्धांत है वो सब एक तरफ उनका यूज ही नहीं हुआ, तो क्या फायदा? As these measures would require global and democratic means of operationalize, hence the process would itself imbibe concerns of such distributive justice, as has been the case of UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, equal but differentiated responsibilities, right? ये जो मेजर्स हैं हमने जो ऊपर बताए, ये ग्लोबल और डेमोक्रेटिक, ये ऑपरेशनलाइजेशन चाहिए इनको, मतलब ग्लोबल तौर पे भी इनको कोई ऑपरेशन करने के लिए बहुत ही अच्छी कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, और डेमोक्रेटिक लेवल पे भी, राइट, कि आपकी जो कंट्री है वो भी उससे अच्छी तरह से टैकल कर पाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ लोगों को ही फायदा दे रहा है, कुछ लोगों को नहीं दे रहा है। तो इसके लिए कौन है? यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बट इसके भी डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। There would be a debate between taking quick decisions through a centralized decision making with a few and more human and financial resources having say, or decentralized and democratic process by involving everyone, right? So इसको हम कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये भी एक इशू है कि डिबेट चल रहा है कि हमारे जो डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब जो लोग हैं अमीर गरीब और उसमें बटे हुए हैं, तो उनको फायदा कैसे हो रहा है, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस उसका कैसे होगा, मतलब एक तरह से पॉलिटिकली हम उसको कैसे यूज करेंगे उस पोजीशन को, इस पे भी अभी तक डिबेट चल रहा है। फॉर्मर मॉडल्स में सप्रेस कंसर्न्स ऑफ दोज नॉट इन द इफेक्टिव पावर लीडिंग इन द फ्यूचर टू बियर अननेसेसरी कॉस्ट, लाइक केस ऑफ आइलैंड नेशन इन द यूएनएफसीसी, राइट? सो जैसे यूएनएफसीसी के बाद साथ में जो केस है कि अगर जो आइलैंड नेशन है, छोटे छोटे देश है, उनके पास तो ना कॉस्ट है ना उनके पास स्पेस है, वो क्या करेंगे, उनको फायदा होगा कि नहीं होगा? तो इनके जो कंसर्न्स है कौन उठाएगा, ये मेन मुद्दा है। छोटी छोटी जो कंट्रीज है, thus there is a need for democratic governance process for a procedural justice. Some of the principles as highlighted by the Oxford University for such measures are as follows. देखो, हम एथिकल वे में इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं, हमें सोचना होगा हर तरीके से। तो इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ व्यूज हैं कि जियो इंजीनियरिंग अगर हम करते हैं तो कौन कौन सी चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए। पहली बात, जियो इंजीनियरिंग टू बी रेगुलेटेड एज पब्लिक गुड, इसको मतलब सब लोगों के अच्छे के लिए यूज किया जाना चाहिए, इसको बम बनाने के लिए यूज नहीं करना है, ठीक है? इसको आप नेगेटिव यूज कर नहीं कर सकते, जैसे आप यू हैव सीन लाइक अवतार मूवीज, ठीक है, आप ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, राइट? सो आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन जरूर होना चाहिए, कहने का मतलब आपका डेमोक्रेटाइजेशन जरूर होना चाहिए किसी भी डिसीजन का। आप अकेले कोई डिसीजन ना ले, कोई एक इंसान डिसीजन ना ले, अब मन किया अब नोट बंद कर दिया, अब मन किया जीएसटी लगा दिया, तो ऐसे डिसीजन नहीं होने चाहिए, राइट? आपके डिसीजन सबकी जो लोग मानते हैं, जो सबका मानना है वैसे होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, राइट? तो ये भी डिसीजन होने चाहिए कि आप जो करते हैं वो सबको दिखना चाहिए कि हाँ ये हुआ है, इतना हुआ है। इम्पैक्ट असेसमेंट एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आप उसका असेसमेंट करेंगे कि जो हम कर रहे हैं वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। कंक्लूजन लिख देते हैं अब इसका, ये बहुत ही बड़ा सा एक अच्छा सा केस स्टडी मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज, और बहुत मेहनत लग दी इसमें बनाने में। इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। दीज इश्यूज हाईलाइटेड the need to make such processes ethically and morally sound, ये जो इश्यूज है ये हमारे एथिकली और मॉरली साउंड अच्छे से करने चाहिए, तभी इसको हम आगे करना चाहिए। imbibing such principles would lead to good for largest with harm being distributed equally and proportionally. so कहने का मतलब है जो भी हम प्रिंसिपल्स यूज करें, जो भी हम काम करें, वो इक्वली और प्रोपोर्शनली सबके लिए अच्छे से यूज होना चाहिए, राइट? इसको अच्छे से हम फेयरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पुअर एंड रिच, राइट? सो रिच और पुअर का डिस्क्रिमिनेशन किए बिना आप सब में इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, कोई भी फायदा हो, राइट? तो देखिए, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल NS Online, इसको याद रखना है। बहुत से लोगों के पास चैटिंग का टाइम है बट मैम का वीडियो देखने का टाइम नहीं होता है, राइट? सो मैंने एक just day before yesterday I think a student came and say मैम प्लीज मुझे अपने ये मीन्स का कुछ बता दीजिए। मैंने बोला आप मेरी वीडियो देख लीजिए। बोलते नहीं मैम यूट्यूब वीडियो देखने का टाइम नहीं है, आप बस मुझे बता दीजिए। खूब बात कर लेंगे, चैट कर लेंगे, वो टाइम है, बट
यहाँ वीडियो आके देखने का टाइम है, जिसका थोड़ा सा मुझे भी बेनिफिट हो जाता है कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, तो ऑफ कोर्स ये मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा। सो प्लीज डू समथिंग फॉर मी ऑल्सो, राइट। सो ये मेरा चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए। अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आप मुझसे क्वेरीज कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ आप बेल आइकन भी दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। कई लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आता है। और आप शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।